चाणक्य कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं प्रशांत कुमार केमिस्ट्री टीचर आपको पुनः समन्वय यौगिक के चैप्टर पर ले चलता हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं समन्वय यौगिक। पुनः हम लोग समन्वय यौगिक को अध्ययन करेंगे। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे ऑर्बिटल्स के बारे में और आपका वार्नर का थ्योरी बताया गया था। आपको ऑर्बिटल बताने के दौरान एडिटिंग करने में, वीडियो को एडिटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए ऑर्बिटल को फिर से आप थोड़ा देख लीजिए। ऑर्बिटल पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो ऑर्बिटल क्या होता है उसको समझिएगा। तो ऑर्बिटल क्या होता है, परमाणु के अंदर नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के बाहर, मतलब परमाणु के अंदर नाभिक के बाहर वैसे त्रिविमीय स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन रहने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, वह स्थान क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। डिफिनेशन कहता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, नाभिक के चारों तरफ ऐसी स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन रहने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, वह क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल को देखिए, फिर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऑर्बिटल तो ऑर्बिटल को फिर से देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ाने के दौरान थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था एडिटिंग में, एडिट करने में वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए ऑर्बिटल को पुनः देखेंगे। तो ऑर्बिटल क्या होता है उसको बता, डिफिनेशन बता दिए। ऑर्बिटल का कुछ टाइप है, एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का आकार जो होता है गोलीय होता है। एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, गोलीय होता है। क्वेश्चन पूछा कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है, तो गोलीय होता है। उसके बाद आता है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है कुछ इस तरह का होता है जी। पी ऑर्बिटल का आकार इस तरह का होता है। इस दोनों को लोब बोला जाता है, दोनों को लोब कहा जाता है। दोनों का आकार, दोनों लोब का आकार क्या होता है, सेम होता है। इसको भी लोब बोलेंगे, इसको भी लोब बोलेंगे। लोब में ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इस स्थान को बोला जाता है नोड। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग नोड कहते हैं, इसको नोड कहते हैं। इस लाइन को, इस काल्पनिक रेखा को एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल कहेंगे। एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का अक्ष कहा जाएगा। अब पी ऑर्बिटल, इसका आकार क्या होता है, तो डंबल बोला जाता है। डंबल जैसे डमरू के जैसा नहीं है, जस्ट लाइक डमरू के जैसा आकृति है, इसलिए इस आकृति को बोला जाता है डंबल। तो क्वेश्चन आएगा कि पी ऑर्बिटल का आकृति कैसा होता है, तो डंबल आकृति होता है। जहां पर इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। ये सब इलेक्ट्रॉन इस गुब्बारे जैसे आकृति में रहता है, उसको लोब बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक प्लेन अगर देखा जाए तो एक प्लेन होता है, उसे नोडल प्लेन कहते हैं। ये सब बातें ज्यादातर क्वांटम नंबर में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर इसका हमको कोई ज्यादा रोल नहीं है, इतना ज्यादा जानना नहीं, इसलिए हम इसमें ज्यादा आपको नहीं बताएंगे। क्वांटम नंबर 11th का क्लास 11th में पढ़ना है क्वांटम नंबर, वहां पर इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स बताया जाता है। स्फेरिकल उसका प्लेन बताया जाता है, नोडल प्लेन होता है उसमें, स्फेरिकल प्लेन, कोनिकल प्लेन, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो आपको 11th में पढ़ना है, यहाँ पर उसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक पॉइंट जानना है कि पी ऑर्बिटल कैसा होता है, तो डंबल आकृति का होता है। इसको नोड बोला जाता है। इसमें लोब कहा जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है लोब कहलाता है। और इस अक्ष को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का अक्ष। अब पी ऑर्बिटल 3 तरह का होता है। पी ऑर्बिटल आपका 3 तरह का होता है। पी ऑर्बिटल 3 तरह का होता है। एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है। px, py, z, px, py और pz होता है। px किसको बोलते हैं, वैसे p ऑर्बिटल जिनका लोब x अक्ष पे पाया जाता है, x अक्ष पे लोब अवेलेबल, उसको px बोला जाता है। और अगर y अक्ष पर लोब अवेलेबल होता है उसको py बोला जाता है। और z अक्ष पर x हो गया, y हो गया और z हो गया। अगर z अक्ष पर लोब उपस्थित हो तो उसको pz ऑर्बिटल कहा जाता है। पिछले क्लास में भी ये बताया गया था, लेकिन थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण वो थोड़ा सा दिक्कत आ गया, इसलिए उसको पुनः हम फिर से बता दे रहे हैं, इसको हम पुनः बता दे रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। उसके बाद आता है डी ऑर्बिटल। उसके बाद आता है डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल कैसा आकृति होता है उसको देखा है। तो डी ऑर्बिटल का आकृति कुछ इस तरह का होता है जी। इसको बोलते हैं डबल डंबल। एक डमरू ये है, डंबल एक ऐसा है, एक डंबल ऐसा है, तो डबल डंबल। डबल
इसका आकृति होता है डबल डंबल। इसका आकृति क्या बोलेंगे? डबल डंबल। और डी ऑर्बिटल के टाइप होते हैं उसको देख लिया है। डी ऑर्बिटल दो तरह का होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो डी ऑर्बिटल में टाइप देखिए, ध्यान दीजिएगा। डी ऑर्बिटल टू टाइप के होते हैं। एक होता है T2G ऑर्बिटल और एक होता है EG ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का दो टाइप, एक T2G ऑर्बिटल और एक EG ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल इसको बोलते हैं जिसमें लोब अक्ष के बीच में होता है, अक्ष के बीच होता है, बीच में होता है। क्या बोला कि T2G ऑर्बिटल उसको बोलेंगे जिसमें लोब कहाँ हो? अक्ष के बीच में होता है। और EG ऑर्बिटल उसको बोलते हैं जहां पर लोब अक्ष पर होता है, जिसमें लोब अक्ष पर होता है, अक्ष पर होता है। अब इसको देख लिया जाए कि T2G ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? जिसमें लोब क्या हो? अक्ष पर हो, अक्ष के बीच में हो। और जिसमें अक्ष पर होता है उसको बोलते हैं EG ऑर्बिटल। अब T2G ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं, जिसको देखिए T2G ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं। पहला देखा जाए क्या बोले कि अक्ष के बीच में लोब जो होना चाहिए, अक्ष के बीच x अक्ष y अक्ष मान लेते हैं। तो यहाँ जो लोब है देखिए अक्ष के क्या है? बीच में है। ये अक्ष है, x अक्ष y अक्ष के बीच में है, तो इसको बोलेंगे DXY। x और y के बीच है इसलिए DXY। अगला देखते हैं, वो मान लेते हैं y एक्सिस है और ये z एक्सिस है और ये लोब है, तो इसको बोलेंगे DYZ, क्योंकि यहाँ पर y और z अक्ष के बीच में इसलिए DYZ बोला जाएगा। और अगला देखते हैं z और x, तो यहाँ पर लोब क्या है? अक्ष के बीच में है, इसको बोलेंगे DZ और x, DZX। अब लड़कन क्या सोचता है कि सर यहाँ तो x अक्ष इधर होता है, x अक्ष ऊपर मान लिया। देखिए x y z आप किधर भी मान सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि x इधर ही माना जाएगा y इधर माना जाएगा। हम लोग बचपन से मान रहे हैं x अक्ष इधर और y अक्ष इधर, इसलिए हम लोग को दिक्कत होने लगता है कि x अक्ष इधर होता है सर, y अक्ष इधर होता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं है, x अक्ष इधर ही होता है। x y z आप कोई भी साइड में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर हम z इधर माने और x इधर माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है EG ऑर्बिटल। EG ऑर्बिटल टू टाइप के होते हैं। EG ऑर्बिटल टू टाइप का होता है। पहला होता है dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, दूसरा होता है dz स्क्वायर। EG ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं। इसका आकृति देखा जाए क्या बोला? लोब जो होना चाहिए, लोब कहाँ होना चाहिए? अक्ष पर होना चाहिए। लोब जो होना चाहिए अक्ष पर होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कुछ ऑर्बिटल इस तरह का है, देखिए तो जितना भी लोब है अक्ष पर है। इस टाइप के ऑर्बिटल अगर रहते हैं तो इसको बोला जाएगा dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, जहां लोब कहाँ है? अक्ष पर है। और अगर इस तरह का मान लीजिए z अक्ष है और ये लोब है और अगला लोब, पहला डंबल ही हुआ क्योंकि डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है, दो को डंबल होता है। दूसरा भी डंबल इसी पर, एक डंबल हो और उसी पर दूसरा डंबल आ जाए तो इस टाइप के ऑर्बिटल को dz स्क्वायर कहा जाता है। क्योंकि एक ही डंबल पर दूसरा डंबल रखा जाए तो पता नहीं लगेगा, इसलिए इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ऐसे पद कर दिया जाता है ताकि पता लगे कि इसमें दो को डंबल है। ठीक है, तो डबल डंबल यहाँ पर दिखाने के लिए इस आकृति में रिंग दिखा दिया जाता है ताकि पता लग जाए कि यहाँ पर क्या है? डबल डंबल है। इस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? dz स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। EG ऑर्बिटल समझ में आया? EG ऑर्बिटल दो तरह का, T2G ऑर्बिटल के तरह का, तीन तरह का होता है। तो आइए हम लोग ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रहे। पिछले क्लास में वार्नर का थ्योरी बता दिया गया। अब आइए हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर चलते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझते हैं, वो क्या होता है उसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या उससे हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, हिंदी में, इंग्लिश में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको शॉर्ट में CFT भी कहा जाता है, CFT या हिंदी में क्रिस्टल
ये देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बताया गया उसको समझिएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया गया कि कोई भी समन्वय यौगिक हो, जैसे सपोज किया जाए एक समन्वय यौगिक, कोई भी समन्वय यौगिक लेते हैं K4FeCl6, सपोज किया जाए यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ समझिएगा, इसका कुछ स्ट्रक्चर है CN 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 CN, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है इसका। तो क्या बोला गया, कॉम्प्लेक्स कहा गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कहा गया कि कोई भी जटिल यौगिक हो तो जटिल यौगिक में जो ये सब लिगेंड होता है, लिगेंड जो होता है जो बॉन्डिंग करने आता है किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, तो ये जब इसके साथ बॉन्डिंग करने आता है तो इसके पास उपस्थित डी ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें कुछ अक्ष पर होते हैं, कुछ एक्सिस पर जो लोब होता है उसका कुछ अक्ष पर पाया जाता है। डी ऑर्बिटल चूंकि 5 तरह का होता है, फिर से ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु जब लिगेंड बॉन्डिंग करने आता है तो इस Fe के पास उपस्थित डी ऑर्बिटल में कुछ डी ऑर्बिटल अक्ष पर उपस्थित होते हैं, डी ऑर्बिटल का लोब जो होता है कुछ अक्ष पर उपस्थित होते हैं, और कुछ जो लोब होते हैं वो अक्ष के बीच में होते हैं। रूल क्या कहता है, जब भी लिगेंड बॉन्डिंग करने आएगा केंद्रीय धातु परमाणु से तो अक्ष के समानांतर आएगा, अक्ष के दिशा में आएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, कोई भी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जब केंद्रीय लिगेंड जब बॉन्ड बनाने आता है, जुड़ने आता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित डी ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें कुछ जो होते हैं लोग अक्ष पाए जाते हैं, कुछ के लोग और कुछ के लोग अक्ष के बीच में होते हैं। तो जब भी बॉन्डिंग करने आता है लिगेंड तो अक्ष की दिशा में आता है। इस कारण से ध्यान दीजिएगा, कुछ अक्ष की दिशा में आता है, लिगेंड जब भी आता है अक्ष की दिशा में आता है। ध्यान समझिएगा पॉइंट को। एक किस टाइप का ऑर्बिटल है, T2G ऑर्बिटल, सॉरी EG ऑर्बिटल, और ये कैसा है T2G ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ लोब क्या है अक्ष के बीच में। रूल क्या कहता है कि जब भी लिगेंड बॉन्डिंग करने आता है, यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, जब भी लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसके आसपास में उसके ऑर्बिटल्स होते हैं। Fe का ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल दो तरह का होता है, T2G और EG। जब बॉन्डिंग करने आता है तो रूल क्या कहता है कि जब भी लिगेंड बॉन्ड करने आएगा तो वो अक्ष के दिशा में आएगा। यहां पर अक्ष की दिशा में आ रहा है, यहां पर अक्ष की दिशा में आ रहा है। अब सोचा जाए इसमें तो इलेक्ट्रॉन होता है, लोब में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये माइनस चार्ज, ये भी माइनस चार्ज, या ऐसे भी सोच सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। जब भी यहाँ आएगा तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ और इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों सेम निगेटिव चार्ज, तो इस केस से प्रतिकर्षण होने लगेगा। यहां भी सोचा जाए तो यहाँ लोब में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी चार्ज भी हो सकता है, विदाउट चार्ज अगर रहेगा तो उस कंडीशन में सोच सकते हैं कि एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे ही आएगा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण है, एक दूसरे को ढकेलने लगेगा। अब सोचिए कि यहां पर प्रतिकर्षण होगा ज्यादा कि यहां, तो इस केस में दोनों सामने सामने आएगा और प्रतिकर्षण क्या होगा अधिक होगा। यहाँ प्रतिकर्षण क्या होगा अधिक होगा, यहाँ प्रतिकर्षण क्या होगा कम होगा। अगर रिपल्सन ज्यादा होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है तो उस केस में अनस्टेबल हो जाता है। जो यहाँ पर सिस्टम जो होगा, ये दोनों का जो सिस्टम बना वो सिस्टम अनस्टेबल होगा और इस अस्थायी होगा और इसका ऊर्जा क्या हो जाएगा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और यहाँ तो प्रतिकर्षण कम होगा इसलिए एनर्जी लेवल इसका क्या होगा थोड़ा कम रहेगा। तो क्या पॉइंट क्या कहा यहाँ, पॉइंट क्या है कि जब भी यहाँ पॉइंट क्या है कि जब भी
कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंधन बनाने आता है तो लिगेंड हमेशा अक्ष के दिशा में आता है, जिस कारण से केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित डी ऑर्बिटल, जिसमें दो टाइप होते हैं, Eg और T2g, Eg का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा हो, इसका एनर्जी Eg का एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और T2g का एनर्जी लेवल घट जाता है, जिससे डी ऑर्बिटल दो भाग में विभाजित हो जाता है, एक ज्यादा एनर्जी वाला और एक कम एनर्जी, एक ज्यादा एनर्जी और एक कम। Eg का एनर्जी बढ़ जाता है और T2g का एनर्जी कम जाता है। इस प्रकार डी ऑर्बिटल का दो प्रकार में विभाजित हो जाना, अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में और कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में विभाजित हो जाने की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, इसी नियम या सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि अगर कोई लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंधन बनाने आता है तो वह अक्ष के दिशा में आता है, जिस कारण से केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित डी ऑर्बिटल दो भाग में विभाजित हो जाते हैं, एक Eg ऑर्बिटल, एक T2g ऑर्बिटल। Eg ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाता है क्योंकि उसके लोब अक्ष पर होते हैं, जिससे लिगेंड अक्ष के दिशा में आने पर प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, जिससे उसका ऊर्जा बढ़ जाता है, जबकि T2g ऑर्बिटल के लोब अक्ष के बीच में होने के कारण वहां पर लिगेंड और लोब के बीच प्रतिकर्षण कम होता है, जिससे एनर्जी कम जाता है, और उसका एनर्जी कम जाता है और Eg का एनर्जी ज्यादा हो जाता है, जिससे डी ऑर्बिटल दो भाग विभाजित हो जाते हैं, एक ज्यादा एनर्जी वाले और एक कम एनर्जी वाले में। इसी सिद्धांत को बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। बहुत सिंपल है, इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, तो आइए इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा जाएगा, किस प्रकार क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में कुछ ऑर्बिटल का डिवीजन कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से क्या बताया गया, ये एनर्जी का ग्राफ है। डी ऑर्बिटल अष्टफलकीय क्षेत्र में, अष्टफलकीय क्षेत्र में डी ऑर्बिटल का विभाजन। अष्टफलकीय क्षेत्र कहने का अर्थ हम लोग समन्वय संख्या 6 पे काम कर रहे हैं अभी हम। तो क्या हुआ, डी ऑर्बिटल था Ag, डी ऑर्बिटल्स 2 3 4 5 बन गए। इसमें कुछ T2g थे और कुछ क्या थे, Eg ऑर्बिटल, दो गो Eg ऑर्बिटल और कुछ T2g। तो जब लिगेंड आया था तो T2g ऑर्बिटल का एनर्जी कम गया था और Eg का एनर्जी क्या हो गया था, बढ़ गया था। Eg का एनर्जी क्या हो गया था, बढ़ गया था। Eg में दो को आता है, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये कैसा ऑर्बिटल, Eg ऑर्बिटल है, और ये कैसा ऑर्बिटल होगा, T2g ऑर्बिटल। इसमें 3 आएगा, dxy, dyz और dzx। ये कैसा ऑर्बिटल है, T2g ऑर्बिटल है, T2g ऑर्बिटल है। अब इसका ऊर्जा और इसका ऊर्जा में जो अंतर होता है, इसी अंतर को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र अस्थायित्व ऊर्जा, जिसे डेल्टा नॉट से सूचित करते हैं, जिसे डेल्टा नॉट से सूचित करते हैं। बोला कि CFAC क्या होता है, तो Eg ऑर्बिटल और T2g ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का जो गैप होता है, एनर्जी का जो अंतर होता है, उसी एनर्जी डिफरेंस को, एनर्जी के अंतर को ही हम CFAC या डेल्टा नॉट कहते हैं। ठीक है, अलग अलग जो लिगेंड आया था, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने के कारण डी ऑर्बिटल का डिवीजन हुआ था, और जिससे ज्यादा एनर्जी और कम एनर्जी में। तो कई प्रकार के लिगेंड है, यहाँ पर Cn आया था, कभी NH3 भी आ सकता है, H2O भी आ सकता है, बहुत सारे लिगेंड आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं हम कि हर लिगेंड में प्रतिकर्षण बदलते रहे, जो प्रतिकर्षण होगा कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। मतलब कहने का अर्थ
यहाँ प्रतिकर्षण कहीं ज्यादा कहीं कम, जिससे हर लिगेंड के केस में यह जो एनर्जी गैप प्रतिकर्षण कहीं ज्यादा तो ऊपर चला जाएगा, प्रतिकर्षण कम तो ये ऑर्बिटल नीचे आ जाएगा, गैप सट जाएगा, नजदीकी बढ़ेगी। अगर प्रतिकर्षण ज्यादा हो गया तो डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगा ना, ऊर्जा बढ़ने से काफी ऊपर चला जाएगा। और प्रतिकर्षण अगर कम हुआ तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब ज्यादा प्रतिकर्षण के क्षेत्र कंडीशन में ईजी ऑर्बिटल काफी ऊपर चला जाएगा, और कम प्रतिकर्षण के क्षेत्र में कंडीशन में ईजी ऑर्बिटल नीचे रहेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब कम प्रतिकर्षण होता है तो उसी लिगेंड को हम बोलते हैं वीक लिगेंड, और जब प्रतिकर्षण अधिक होने लगता है तो कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये हम वीक लिगेंड कंडीशन में बताएं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंडीशन सोचा जाए तो इस कंडीशन में थोड़ा सा ग्राफ इसको थोड़ा नीचे करना होगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अष्टफलकीय के क्षेत्र में डी ऑर्बिटल का विभाजन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा जी तो इस डी ऑर्बिटल का एनर्जी गैप काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और कुछ T2 जी ऑर्बिटल और नीचे आ जाएंगे, और ईजी ऑर्बिटल और क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ईजी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जिससे एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब CFAC का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो उसमें वैसे अगर कोई लिगेंड आते हैं जिसमें प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे डेल्टा नॉट का मान बढ़ जाता है, उस कंडीशन में उस लिगेंड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं। थोड़ा सा फिगर अच्छा से नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, खास नहीं है इसमें फिगर वही है। चलिए यह T2 ठीक है। तो कोई लिगेंड केस में प्रतिकर्षण काफी ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे एनर्जी गैप बढ़ जाता है, उस टाइप के लिगेंड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं। और अगर कोई लिगेंड आता है उस कंडीशन में अगर प्रतिकर्षण कम हो जाता है तो उस कंडीशन को उस लिगेंड को हम बोलते हैं वीक लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड आपको समझ में आया होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उस कंडीशन में आपका एनर्जी गैप बढ़ जाता है, और वीक लिगेंड के केस में एनर्जी गैप क्या हो जाता है, कम जाता है। अब थोड़ा सा इसके बाद हम लोग सीखेंगे, यही था, इसके बाद हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे डी ऑर्बिटल्स में भर जाते हैं, इसको फिलअप कैसे किया जाता है उसको सीखेंगे। ठीक है, आपको क्रिस्टल फील्ड से ही समझ में आया होगा, कुछ खास नहीं है, सिंपल है। तो इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक T2 जी ऑर्बिटल था, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काफी आसान है, कोई खास नहीं है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का कैसे फिलअप होता है, फील कैसे किया जाता है, उसमें भरा कैसे जाता है, उसको समझेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट छूट रहा था, एक पॉइंट उसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले एक पॉइंट आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको भी थोड़ा सीख लेते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत आसान है। वो कहता है कि अगर मतलब कि बार बार लिगेंड को लाइए और उसमें देखिए कि किस कंडीशन में एनर्जी गैप ज्यादा होता है और किस कंडीशन में एनर्जी गैप कम होता है। बार बार सभी लिगेंड को ला कर देखा जाता है और डेल्टा नॉट बार बार चेक किया जाता है। ये आपका प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आपका कोई हम लोग निकाल नहीं सकते यहाँ पर कि किसका डेल्टा नॉट ज्यादा होगा किसका डेल्टा नॉट कम होगा, तो आपको उसको रट्टा मारना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी
बार बार लिगेंड को केंद्रीय धातु परमाणु के पास लाया जाता है और उसका देखा जाता है कि डेल्टा नॉट किसका वैल्यू ज्यादा है और किसका वैल्यू कम है। और डेल्टा नॉट के बढ़ते हुए क्रम में जब लिगेंड को सजा देते हैं तो उसी श्रेणी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी का डिफिनेशन को पूछता है तो क्या आएगा डिफिनेशन कि डेल्टा नॉट या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में अगर लिगेंड को सजाया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी क्या आएगा कि डेल्टा नॉट के बढ़ते हुए क्रम में अगर लिगेंड को सजाया जाता है तो वैसे श्रेणी को ही हम स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको हम लिख देते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, उसको आप तो यही आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी है कि देखिए आयोडीन से ज्यादा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ब्रोमीन माइनस ब्रोमीन का होता है, उसके बाद सल्फर का होता है क्लोरीन, नाइट्रेट, फ्लोरीन, OH, इथाइल अल्कोहल उससे ज्यादा होता है, ऑक्सलेटो का ऑक्सीडेटो से ज्यादा होता है, H2O का, फिर EDTA का उससे बड़ा NH3 और PY मतलब पिरिडीन, PY मतलब पिरिडीन इस तरह का होता है। उसके बाद होता है इथिलीन डायमीन का, उसके बाद उससे बड़ा होता है NO2 का, उससे बड़ा होता है CN का और सबसे ज्यादा बड़ा होता है CO का। इसीलिए देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार इसमें CFAC मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्थायित्व ऊर्जा इसका ज्यादा है, अतः इसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम लोग कहते हैं कि CO और CN बताया भी गया था कि CO और CN क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि जिसका डेल्टा नॉट ज्यादा होता है उसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं, जिसका डेल्टा नॉट क्या होता है कम होता है वो आपको वीक लिगेंड होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज कि किसका डेल्टा नॉट सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है CO का, उससे कम होता है CN का, उससे कम NO2 का, फिर TN का कम होता है, कम जैसे जाएंगे सबसे कम किसका होता है आयोडीन का, सबसे ज्यादा डेल्टा नॉट किसका होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल ग्रुप का कार्बोनाइल ग्रुप बोलता है, कार्बोनाइल बोला जाता है इसको, तो कार्बोनिल ग्रुप का होता है। तो ये डेल्टा नॉट के आधार पर आपको एक श्रेणी सजाया गया, इसी श्रेणी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, जो आपको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग सीखते हैं डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार फिलअप किया जाता है, कैसे उसमें डाला जाता है इलेक्ट्रॉन को, उसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको तो हम मिटा देते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट। चलिए तो आइए देखते हैं कैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फील कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। तो बहुत आसान तरीका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का केस दो ही केस आता है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना होता है डी ऑर्बिटल में। तो समझते हैं, पॉइंट ट्रिक से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर रूल से भी समझना चाहते हैं तो रूल से भी समझ सकते हैं और ट्रिक से भी समझ सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस आए तो आप समझिएगा, हम बताए थे दो तरह का होता है, एक होता है EG और एक होता है T2G। यहाँ T2G में 3 खाना और EG में 2 खाना बताया गया था। एक EG ऑर्बिटल होता है और क्या होता है T2G। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो समझिएगा कि ये 3 को जो रूम है वो नीचे बनाया गया है, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पे, और जो 2 रूम है वो बहुत ऊंचा 10 माला पे बनाया गया है, काफी ऊंचा पे बनाया गया है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस हो तो आप समझिएगा, ट्रिक से, ट्रिक है, रूल में भी बता सकते हैं, ट्रिक से समझिएगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस हो तो T2G ऑर्बिटल का जो 3 गो रूम है वो बना है ग्राउंड फ्लोर पे, और जो 2 गो रूम है वो 20 महला बना हुआ है। ठीक है, और अगर वीक लिगेंड का केस हो, तब समझिएगा कि जो 3 गो रूम बना हुआ है वो आपका ग्राउंड फ्लोर पे है, EG ऑर्बिटल, और क्या है T2G, और जो 2 गो रूम बना हुआ है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। ठीक है, इसमें क्या समझना है, 1 महला और दूसरा 2 महला, इसमें 1 महला और एक 20 महला, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के इसमें। अब आइए फील करने के लिए ट्रिक समझते हैं। ट्रिक समझ गए, उसको आते हैं क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक में क्या कहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो एक ग्राउंड फ्लोर और एक 20 महला, वीक लिगेंड हो तो एक महला पे और दूसरा 3 महला पे या 2 महला पे घर बना हुआ है। तो उसको देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा कि
जैसे क्वेश्चन आएगा कि D5 का स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक सजावट कैसा होगा। D5 का स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा या इलेक्ट्रॉनिक सजावट क्या होगा। तो बहुत आसान तरीका है बताया। तो D5 है। अब आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात किया है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बताए थे कि 3 गो रूम ग्राउंड फ्लोर पे और 2 गो रूम कहाँ 20 महला पर। कहाँ 20 महला पर। तो आप सोचिए 5 गो आदमी है। सपोज किया 5 इलेक्ट्रॉन को आप 5 आदमी समझिए। तो 5 आदमी आपके यहाँ आया हुआ है, उसको आपको सुलाना है, मतलब उसको आपको घर में ले जाना है कि आप सोइए यहाँ पर रहिए। तो पहले आप 20 महला उस आदमी को ले जाइएगा कि ग्राउंड फ्लोर पे ले जाइएगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे ले जाइएगा, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी सो गए। चौथा आदमी को ले जाइएगा तो कहेगा 20 महला पे जाइए, यहाँ जगह है, क्योंकि एक रूम में 2 को इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 आदमी रह सकता है। तो अगला चौथा आदमी आएगा, उसको कहेगा कि 20 महला पे चढ़िए, तो चढ़ जाएगा वहां पर? नहीं, कहेगा नहीं हम यहीं पर सोएंगे, और वो आपको वहीं पर सोएगा। तो चौथा हो गया और क्या हो गया 5वां। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, T2G में के गो जी 2 2 4 1 5 और EG में के गो आया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन T2G 5 EG 0। फिर से D5 है स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे बताएं कि आप एक महला पे समझिएगा और ग्राउंड फ्लोर पे एक घर समझिएगा और एक 20 महला पर 3 गो रूम समझिए कि ग्राउंड फ्लोर पे है और 2 गो रूम 20 महला पर। अब आपको 5 को आदमी सुलाना है, तो पहला आदमी आएगा नीचे सोएगा, तो 20 महला पे जाएगा सोने के लिए, तो नीचे आएगा। पहला आदमी सो गया, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी सो गया। चौथा आदमी कहिएगा कि आप 20 महला पे जाइए सोने, तो जाएगा वो? नहीं जाएगा, वो झगड़ा करके यही सोएगा। तो चौथा आदमी फिर यही सोएगा, 5वां आदमी भी यही सोएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि T2G डिवाइडर T2G में 2 2 4 1 5। EG में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो EG क्या लिखाएगा 0। T2G में क्या लिखाया 5 और EG में क्या 0। अगर इसी क्वेश्चन में वीक लिगेंड के केस में कहता है, यही क्वेश्चन सेम रहता है और कहता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ना हो करके स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल सकता है या लो स्पिन भी कह सकता है। लो स्पिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड या लो स्पिन क्वेश्चन सेम है। अगर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं रहता यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस ना करके D5 वीक लिगेंड कहता, वीक लिगेंड या हाई स्पिन बोलता कि हाई स्पिन वीक लिगेंड या हाई स्पिन के केस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन समझाएं। तो समझते हैं D5 है, तो आपको D5 वीक लिगेंड बताएं कि 3 गो रूम कहाँ बनेगा ग्राउंड फ्लोर पे और 2 गो रूम एक महला पर। तो 5 आदमी को सोना है, पहला आदमी है सो गया 3 आदमी सो गया। चौथा आदमी आएगा तो यहाँ तो दिक्कत है, क्यों? क्योंकि एक आदमी को सोया हुआ है, उसको दूसरा आदमी आएगा तो आदमी जानते हैं एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, मतलब जेलसी होता है, जलता है। तो कहेगा नहीं ऊपर जगह है तुम जाओ ऊपर, और ऊपर जाना आसान है, एक ग्राउंड फ्लोर है, महला ज्यादा दूर भी नहीं जाना। तो चौथा आदमी झगड़ा नहीं करेगा इससे और यहाँ चला जाएगा, और 5वां आदमी कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, T2G में कितना 3 और EG में कितना 2। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में करवाए जाएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः हम लोग अगले क्लास में इसमें क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड केस में, और यहाँ आपको ट्रिक बताया गया है, वहां आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, बाद में बताएंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि और लोगों को इसका फायदा हो सके। ठीक है, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग पुनः मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।